को हमने क्या बोला था, ये लार्ज। सेट नहीं है आपकी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम। सो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने सेरेब्रम के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो जल्दी से हम रिवाइज करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेरेब्रम को हमने क्या बोला था, ये लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का। लार्जेस्ट पोर्शन का क्या मतलब है कि पूरे ब्रेन का 1/2 पोर्शन जो है वो सेरेब्रम होता है, ठीक है। मतलब अगर आप पूरा ब्रेन हाथ में पकड़ेंगे तो आपको जो मैक्सिमम 2/3 पोर्शन उसका दिखेगा वो सेरेब्रम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। 2 हेमिस्फीयर्स मतलब ये 2 हिस्सों में, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और किसके थ्रू डिवाइडेड है, एक फिशर के थ्रू डिवाइडेड है, एक गड्ढे के थ्रू डिवाइडेड है। और उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। अब मैं ये जो डायग्राम पे जूम इन कर रही हूँ, ये देखिए इसमें बीच में आपको यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम लिखा हुआ मिल जाएगा, ये दिख रहा है। तो इन्होंने बोला है कि पूरे ब्रेन का 2/3 पोर्शन जो है वो सेरेब्रम है। और उसके अलावा ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, ये दो हेमिस्फीयर, ये हो गए आपके 2 हेमिस्फीयर्स। एक हेमिस्फीयर हो गया ये और दूसरा हेमिस्फीयर हो गया ये। 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। और किसके थ्रू डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है कॉर्पस कैलोसम के थ्रू, ठीक है। डायग्राम में क्लियर हो गया। यस मैम। क्लियर है सबको। यस मैम। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट में। क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट में, इन्होंने बोला है इट
गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करिए। आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्डियक आउटपुट देखा था, कार्डियक आउटपुट रेगुलेशन, ये वाला जो हमने जो टेबल बना हुआ है इसको समझा था कि कैसे किन किन रीजंस की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो प्रमोट या एनहांस हो सकता है, और किन किन रीजन की वजह से कार्डियक रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, याद है ना सभी को? मैम मेरी पिछली क्लासें छूटी हुई है। कोई बात नहीं, तो आप वीडियोस मांग लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें देख लीजिएगा। और मैम ना मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, मुझे नया नंबर ऐड करवाना है ग्रुप में, इसमें क्लास नहीं चल पाती मैम इस नंबर पे। ओके, ये जो भी आपको प्रॉब्लम है क्लास के बाद ना ग्रुप में मैसेज करिए, और जो कंसर्न्ड जो स्टाफ है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इस समय हम क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। द हार्ट रेगुलेशन ऑफ हार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रेगुलेशन ऑफ हार्ट में रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ये कैसे कैसे हमारा जो हार्ट रेट है वो रेगुलेट होता है, क्या क्या कारण की वजह से, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने पढ़ा है क्या होता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम रिलेटिवली हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यूजुअली रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, ठीक है? और एक लॉ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट होता है, उसका क्या वो क्या होता है कि कार्डियक मसल जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। द मोर द कार्डियक मसल इज स्ट्रेच द स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेंजिंग हार्ट रेट इज द मोस्ट कॉमन वे टू चेंज कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट अगर चेंज होती है तो हमारा कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है? कैसे? जब भी हार्ट रेट ज्यादा होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगी इसका मतलब हार्ट से पंप होने वाला जो ब्लड है उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा पर मिनट, एंड हेंस कार्डियक आउटपुट जो है वो वेरी कर जाएगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा और क्या हो सकता है? इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इंक्रीज्ड हार्ट रेट के दो कारण हो सकते हैं, तीन कारण हो सकते हैं बल्कि। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए ना, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, है ना, जब आप बहुत ज्यादा डर में होते हो या किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो। सेकंड हो गया क्राइसिस। क्राइसिस या लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर मतलब अचानक से ब्लड प्रेशर एकदम से लो गया तो हार्ट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ज्यादा जल्दी जल्दी पंप हो ताकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो हमारे बाकी के ऑर्गन्स या मसल्स या सेल्स तक पहुंचे, ठीक है? अब क्या और सेकंड क्या है? एक है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में इपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन दो चीजें होती हैं। एपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन, ठीक है? हार्मोन, हार्मोन्स में दो हार्मोन आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन। थर्ड पॉइंट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपकी हमेशा हार्ट रेट ज्यादा हो जाती है। जो लोग साइकिलिंग करते हैं या लोग जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ऐसे केसेस में हमारी क्या होती है, हार्ट रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा एक और रीजन क्या है, एक और चीज है डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम मतलब हमारी बॉडी में मान लीजिए किसी कारण की वजह से ब्लड लॉस हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है। अब थोड़ा बहुत जो ब्लड लॉस हुआ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ इट इज अ बिगर, इफ इट इज अ मोर क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस, मोर क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में 5 लीटर खून है, उसमें से मान लीजिए 1-1.5 लीटर खून बह गया बाहर जस्ट बिकॉज ऑफ किसी हमने क्राइसिस कंडीशन आई या हमारा एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। अब हमारी बॉडी कैसे कोप अप करती है उसको कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो चुका है, इसलिए उस ब्लड को दूर तक पुश करने के लिए अब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? जिस और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सेकंड ज्यादा बार उसको पंप करना पड़ेगा, सो हेंस हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज हार्ट रेट होने के क्या क्या कारण है?
एक तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेट था तो हार्ट रेट बढ़ रहा था, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया तो हार्ट रेट डिक्रीज होने लग गया। हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो ऐसी कंडीशंस में हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ब्लड इतना ज्यादा है, ज्यादा बार पंप करने की जरूरत नहीं है, कम समय में पंप करने से ही ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिक्रीज वीनस रिटर्न। अगर वीनस रिटर्न बॉडी का कम हो जाए तो हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ये कैसे समझेंगे आप? अब आप समझ लीजिए हार्ट जो है वो एक मशीन है जिसमें बार बार ब्लड अंदर आ रहा है, और ये जो ब्लड अंदर आ रहा है इसी को उसको पंप करके पूरी बॉडी में दोबारा से सर्कुलेट करना है। अगर आने वाला ब्लड का अमाउंट ही कम हो जाए, है ना, जो रिटर्न में ब्लड आ रहा है, जो बॉडी में ब्लड जो है घूम कर वापस से जो हार्ट में ब्लड आ रहा है, वो ब्लड का अगर अमाउंट ही कम है तो हार्ट कितना पंप करेगा? जब उसकी सप्लाई ही मिल नहीं रही है, उसको ब्लड ही मिल नहीं रहा है, तो उसका हार्ट रेट तो डिक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है। नाउ आ जाते हैं इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। द हार्ट इज worn आउट एंड पंप्स वीकली। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसको हम सीसीएफ बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी worn आउट हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है, और पंप जो हार्ट जो पंप करता है वो भी पंप करना उसको स्लो हो जाता है। जो डिजिटालिस है, डिजिटालिस वर्क्स टू प्रोवाइड अ स्लो स्टडी बट अ स्ट्रॉन्ग बीट। ठीक है। तो उस केस में स्लो स्टडी पर स्ट्रॉन्ग बीट जो है डिजिटालिस प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं हम सीएचएफ या सीसीएफ भी बोलते हैं कई लोग, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। ये क्या होता है? डिक्लाइन इन पंपिंग एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। सर्कुलेशन जो है वो इनएडिक्वेट होने लग जाता है। प्रोग्रेसिव ऑल्सो कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये टाइम टू टाइम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ओके। नाउ हाई ब्लड, अच्छा, ऑल्सो कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आज मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से बोला था कि आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ के आइएगा, आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा होगा। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? प्लाग, मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, या फिर अगर किसी को मल्टीपल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस की हिस्ट्री है, जिसको मल्टीपल माइनर हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, ऐसी कंडीशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हमारे हार्ट की दो साइड होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड अगर फेल हुई तो क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन होगा, मतलब इंसान की ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आने लगेगी, इंसान को सांस नहीं आएगी, सफोकेशन फील होगा, चेस्ट में कंजेशन लगेगा। और अगर राइट साइड फेल होता है तो क्या होता है? पेरिफेरल कंजेशन या एडिमा, मतलब उसको पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब हाथों की उंगलियों में, पैरों के पंजों में, ऐसी जगह पे उसको कंजेशन लगेगा, अचानक से सूजन होने लग जाएगी या झंझनाहट सी होने लग जाएगी। ऐसे कंडीशन में हमें समझना चाहिए कि राइट साइड में फेलियर हो रहा है। ठीक है। अब ब्लड वेसल्स पे आ जाते हैं। टिश्यू से ब्लड वापस लाने के लिए क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं? आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स एंड वेन्यूल्स। आर्टरी आपको दिख रही है, बड़ी, सबसे बड़ी जो है वो आर्टरी हो गई। आर्टरी को से जो डिवाइड होगा वो होगा आर्टीरियोल। आर्टीरियोल से अगला डिवीजन आएगा कैपिलरी। कैपिलरी से जो है बड़ा एक नेटवर्क बनाता है कैपिलरी, किसके? टिश्यूज के अराउंड। और उसके बाद वो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल से वेन में जाता है। ठीक है। So when a oxygenated blood comes, so I think I can draw on this. ये आपको दिखाई दे रहा है? ये जो डायग्राम है जिसमें ब्लू कलर का, ये आपको दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? ओके। तो आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरी, और कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट्स इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो पूरा टिश्यूज या सेल्स ले लेते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल से होता हुआ, वेन से होता हुआ वापस से हार्ट में आ जाता है। ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स की तीन लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, एंडोथीलियम
ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा जो है वो एंडोथेलियल से बनती है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल से बनती है, और ये किससे कंट्रोल की जाती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ट्यूनिका मीडिया। ओके, एंड देन ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द मोस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। Difference between blood vessel types: walls of the arteries are the thickest, lumen of the veins are largest। ये हमेशा याद रखिएगा, आर्टरीज की वॉल सबसे मोटी होती है, और वेन्स जो है, वेन्स का ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब जो उसके अंदर की हॉलो स्पेस है, जैसे पाइप है ना, तो पाइप के अंदर का हॉलो स्पेस होता है, ऐसे ही वेन के अंदर की जो ल्यूमेन है वो लार्जेस्ट होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर द थिकेस्ट एंड ल्यूमेन ऑफ द वेन्स आर द लार्जेस्ट। ओके, देन स्केलेटल मसल मिल्स द ब्लड इन द वेन टुवर्ड्स द हार्ट। स्केलेटल मसल जो है वो हेल्प करती है ब्लड को वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचाने में। अब आप ये देखिए, जब वेन हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में जाता है तब उसको कौन सा फोर्स गाइड करता है? हार्ट का पंपिंग फोर्स गाइड करता है ना? जब हार्ट पंप करेगा तो वो जो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की मदद से खून जो है वो दिल से निकलकर बाकी सारी जगहों पे पहुंच जाता है। लेकिन अब वो जो खून है, जो आपका मान लीजिए हाथ में आ चुका है, बाइसेप में आ चुका है, वो खून वापस हार्ट में कैसे जाएगा? तो उसमें हेल्प करता है आपको स्केलेटल मसल का मिल्किंग प्रोसेस। मिल्किंग प्रोसेस मतलब स्केलेटल मसल भी बंद खुल होती है, वो मदद करती है ब्लड को वापस हार्ट पे पहुंचाने में। ठीक है, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली वन सेल लेयर थिक टू अलाउ द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। जो कैपिलरीज होती हैं उस वो इतनी पतली होती है कि वो सिंगल सेल की लेयर से बनती है। ठीक है, सिंगल सेल की लेयर से बनती है, तभी उसमें से ब्लड में से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू या सेल happens because क्यों होता है? क्योंकि walls of the capillaries are only one layer thick, one cell layer thick। ओके, अब आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू वेसल्स। वेसल्स से मूवमेंट कैसे होता है? मोस्ट आर्टरी ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हार्ट से ब्लड ऑर्गन की तरफ जा रहा है थ्रू आर्टरीज, उस समय हार्ट की पंपिंग फोर्स जो है वो उसको गाइड कर देती है। लेकिन जब उसे वापस हार्ट में आना होता है वेन्स के थ्रू, तो मिल्किंग मसल का मिल्किंग एक्शन करता है उसकी हेल्प। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैपिलरी बेड्स के ऊपर। कैपिलरी बेड्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ वेसल्स। कौन कौन सी वेसल्स? एक हो गया वेस्कुलर, दो तरह की वेसल्स होती हैं। ओके, कैपिलरी बेड्स में दो तरह की वेसल्स होती है। वेस्कुलर शंट क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्ट्स द आर्टेरियल इन द वेन्यूल। ये आपको वेस्कुलर शंट दिख रहे हैं? वन सेकेंड, हाँ, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और वेस्कुलर शंट्स, ये दो चीजें लेबल की हुई हैं, आप देखिए, दिख रही हैं? कैन यू सी, कैन यू ऑल सी दिस? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एंड वेस्कुलर शंट। ओके, अब वेस्कुलर शंट जो है दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स द आर्टेरियोल्स टू वेन्यूल। ठीक है, कैपिलरी बेड क्या होता है? ट्रू कैपिलरीज होती है और फॉल्स कैपिलरीज होती है। ट्रू कैपिलरी क्या होती है? टू कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज वेसल्स है ना, दो कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है वेसल्स का। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ये सब कैपिलरीज में से क्रॉस करते हैं। तो अगर वो ट्रू कैपिलरी होगी तो ट्रू कैपिलरी में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब वो ब्लड में से निकाल के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल को देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो वापस से ब्लड में ले लेगी। ये काम होता है ट्रू कैपिलरीज का। ठीक है, कोई आपको पूछे ट्रू कैपिलरीज का क्या काम है, आप कैसे पहचानोगे कि कैपिलरी ट्रू है या नहीं? तो आपको ये बोलना है कि जो ट्रू ट्रू कैपिलरी होती है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्रॉस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को और मेटाबॉलिक वेस्ट को वापस लेकर हार्ट में आती है। कैपिलरी से डिफ्यूजन डायग्राम देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सो कैपिलरीज हमने देखा वन सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई चीज होती है। तो वो क्या करेगी? अब सिंगल सेल लेयर है तो इसमें से ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल जो है वो निकल के बाहर आ जाएंगे और टिश्यू उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही टिश्यू जो है, टिश्यू या सेल जो है वो क्या करता है? मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऊपर भेज देता है जो कैपिलरी के अंदर चली जाती है। ठीक है, दिस हैपन
थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये आपको नेक्स्ट बी नंबर का जो डायग्राम है उसमें आपको सब दिखाई देगा। देखो छोटी छोटी स्पेसेस दिखाई है, इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट दिखाया हुआ है, डायरेक्ट डिफ्यूजन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड डायग्राम पे। थर्ड डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है कि बीच में एक कैपिलरी है, दोनों तरफ इसके टिश्यूज हैं। बेसिकली क्या होता है, पाइप है, पाइप के चारों तरफ टिश्यूज होते हैं। तो हर जगह से जहां जहां से न्यूट्रिएंट निकल रहा है, टिश्यू उसको या सेल उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइटल साइंस के ऊपर। वाइटल साइंस क्या होते हैं? आर्टीरियल पल्स इज द वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर, ये सब कुछ वाइटल साइंस होते हैं। तो जब भी आप देखो किसी डॉक्टर के यहाँ जाओ विजिट करने के लिए, या आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो अपने स्टाफ को, या सबसे पहले आप क्या करते हो, आप लेते हो उसका पीपी चेक करते हो, है ना, उसकी पल्स चेक करते हो, उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हो, उसकी हार्ट रेट चेक करते हो, है ना, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हो। इन सबको हम कहते हैं वाइटल साइंस। ठीक है, और ये सब चीजें शो क्या करती है, क्यों इनको हम वाइटल साइंस कहते हैं? क्योंकि जब ये अच्छी होती है तो ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि इस इंसान का जो बॉडी सिस्टम है, जो फंक्शनिंग हो रही है बॉडी में अंदर, वो बहुत अच्छे से हो रही है। तो जब भी, अब आपको याद रहेगा ना क्यों हम वाइटल्स लेते हैं, और वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं? आर्टीरियल पल्स हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, एंड बॉडी टेम्परेचर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं पल्स क्या होता है। पल्स क्या होता है? प्रेशर वेव ऑफ द ब्लड। तो पल्स, एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको पल्स चेक करनी आती है, यस और नो? पल्स चेक करनी आती है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? अभी तो किया नहीं हमने। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी यार। ओके, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं? नहीं, ब्लड प्रेशर तो हमने चेक किया, वो इसके जो डिजिटल मीटर रहती है उसको लगा के चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, पल्स आपने कभी नहीं चेक करी अपने हाथ का रिस्ट पकड़ के, या कभी गर्दन की पल्स आपने चेक नहीं करी, धड़कन सुनी नहीं अपनी, नहीं, है ना, धड़कन तो सुनी कलाई? है, लेकिन पल्स रेट जो है मेजर करते हैं वो मेजर नहीं किया अभी तक। ओके, आज करिएगा अपने मोबाइल पे या कहीं पे टाइमर लगाइए 1 मिनट का, और अपनी उंगलियों को कहाँ रखेंगे? अपने हाथ के अंगूठे के बेस पे। ठीक है, जो कलाई, जो रिस्ट है ना, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, वहां पे अंगूठे की साइड पे जब आप अपनी उंगलियां रखेंगे, तो आपको पल्स महसूस होगी। ठीक है, ये ओके जी। पल्स जो है वो क्या होती है? ये होती है वेव ऑफ ब्लड। जब हार्ट हर मिनट में जब पंप कर रहा होता है, जब दिल जो है वो खून अपना दिल से बाहर भेज रहा होता है, उस टाइम पे गश ऑफ ब्लड आता है हर वेन में, है ना? तो वो गश ऑफ ब्लड जो है, वेव ऑफ ब्लड जो है, उसको हम पल्स कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए कितनी सारी आर्टरीज आपको बता रखी हैं, यहाँ सब जगह आप चेक करेंगे तो आपको पल्स मिलेगी। टेम्पोरल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिब्यूलर आर्टरी, एंड डोर्सल पिडालिस आर्टरी। ये सारी आर्टरी जहां जहां ये लेबल किया हुआ है ना, वहां वहां आप टच करके देखिए, आपको पल्स मिलेगी। कहीं थोड़ी ज्यादा अच्छे से मिलती है, कहीं थोड़ी कम अच्छे से, लेकिन मिलती हर जगह है। ठीक है, और जो नॉर्मल 3 जगह है जहां हम पल्स चेक करते हैं, वो कौन कौन सी है? वो है कलाई पे, जो कि है रेडियल आर्टरी, एक होती है गर्दन पे जिसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, और एक होती है ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो पैरों हमारा पंजा होता है, पंजे में अंदर की तरफ जो उठा हुआ एक ट्यूब, एक उठी हुई चीज होती है ना, वहां पे आप चेक करोगे तो वहां पे आपको मिलती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये 3 जगह हैं जहां मैक्सिमम आपको जो पल्स है वो फील होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर आप लोगों ने सबने, आप जैसे बोल रहे हैं, आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उनसे चेक किया हुआ है, कभी सोचा है ब्लड प्रेशर होता क्या है? मशीन को कैसे पता चल जाता है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, मतलब कितना प्रेशर, ब्लड प्रेशर है? क्या क्या चीज है जो हम उसमें कैलकुलेट करते हैं? कोई बता सकता है? गलत होगा तो भी चलेगा, आप लोगों को जितना पता है आप लोग उतना बताइए।
कोई बताएगा? अपना वेसल में जो ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो होती है उसकी प्रेशर जो रहती है हुई। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक है, करेक्ट है। एग्जैक्टली क्या होता है, तो जो लार्ज आर्टरीज होती है हमारी, सबसे पहले तो हम कोई भी जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं हमेशा लार्ज लार्ज आर्टरीज में चेक करते हैं। ओके। दो तरह का प्रेशर होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो जब भी आप बीपी पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ते हो, 120/80, है ना, ऐसे पढ़ते हो ना ब्लड प्रेशर। दो नंबर्स होते हैं, एक होता है करेक्ट। जैसे 120 ऊपर वाला हो गया 120, नीचे वाला हो गया 80 या अच्छा। 90। तो वो दो नंबर जो है वो क्या डिनोट करते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक पे होता है, जब वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट के जब वेंट्रिकल्स दब रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन जब एकदम पीक पे होता है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब वो वापस से भर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तो जब आप बीपी देखते हो तो 120/80 जो है वो डायस्टोलिक एंड सॉरी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि जब भी हमारे वेसल्स में, लार्ज आर्टरीज में जब हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो वो ब्लड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। हम्म। प्रेशर इन द ब्लड वेसल डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हार्ट इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम अच्छा, कभी भी आप लोगों ने सोचा है क्यों हम लेफ्ट आर्म पर ही बीपी चेक करते हैं, क्यों हम पैरों में क्यों नहीं बीपी चेक करते हैं? क्यों सबसे ज्यादा प्रिफर्ड एरिया हमारा लेफ्ट आर्म होती है बीपी चेक करने के लिए? क्योंकि जैसे जैसे आप हार्ट से दूर जाते जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है। तो जब प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा तो मशीन जो है वो ले नहीं पाती है उस प्रेशर को, इसलिए हम लेफ्ट आर्म पे ही बीपी हमेशा चेक करते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो हमारा हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, और लेफ्ट आर्म इज द इजिएस्ट एक्सेसिबल प्लेस जहाँ पे हम बीपी चेक कर सकते हैं। मैं तो राइट हैंड में भी चेक किया। हाँ, करने को तो आप राइट हैंड में भी चेक कर सकते हो, आप पैरों में भी चेक कर सकते हो, लेकिन जो आइडियल वे होता है चेक करने का, दैट इज लेफ्ट आर्म। ठीक है। हर चीज का एक या आइडियल वे होता है करने का। जब भी आप या किसी बड़े करेक्ट। डॉक्टर के यहाँ जाओगे आप हमेशा देखोगे कि वो लेफ्ट आर्म आपसे डिमांड करते हैं, और अगर लेफ्ट आर्म कुछ किसी वजह से लेफ्ट आर्म पॉसिबल नहीं है, या आप उनसे उल्टी डायरेक्शन में बैठे हो, लेफ्ट आर्म उनको दिक्कत करेगा लेने में, देन ही टेक्स राइट आर्म। तो राइट आर्म इज ऑल्सो, सी हार्ट इज नॉट एग्जैक्टली इन द लेफ्ट एरिया ना, हार्ट एकदम लेफ्ट में तो नहीं है, सेंटर में है, लेफ्ट की तरफ लिटिल टिल्टेड है, टिल्टेड होता है। तो इसका मतलब जो प्रेशर आ रहा है, जो बीपी आप चेक कर रहे हो, वो आप राइट में भी चेक करोगे तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बट देन आइडियली इट इज ऑन द लेफ्ट आर्म। थैंक यू, ये चीज हमें पता नहीं था। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मेजरिंग आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। कैसे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? आप सब लोगों ने अभी बोला अभी, अच्छा किसी ने मैनुअल मेजर किया है या सबने इलेक्ट्रॉनिक वाली बस बटन दबा दिया और अपने आप उसमें रीडिंग आ जाती है? किसी ने मैनुअल करके देखा है? हाँ, मैं एक बार किया था। एक बार किया था, ओके। मिला था आपको जब आपने किया हाँ था जी, तो? हाँ जी, हाँ जी, पर 2-3 बार करने के बाद मैं मिला। ना, उसके बाद में मिला था। तो हाँ क्या जी। होता है, जब भी आप ब्लड, एक तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक कैसे करते हैं, तो ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ऊपर वाला है सिस्टोलिक, दैट इज 120 जो है वो सिस्टोलिक होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है। ऐसे मेजर, और हमेशा हम ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर, जब आप हाथ में कफ पहनाते हो ना, बीपी अपैरेटस का जो कफ होता है उसको आप जब हाथ में पहनाते हो, तो आप बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर चेक कर रहे होते हो। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी नॉब बंद करते हैं और उसमें हवा भरनी शुरू करते हैं। जब हम उसमें हवा भरनी शुरू करते हैं तो वो क्या करता है, हाथ की जो ब्रेकियल आर्टरी है उसको दबा देता है।